हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी स्टेट के कंसेप्ट को समझा और यहाँ पे हम जो है ट्रांजिएंट रिस्पांस के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। तो मेनली ये ट्रांजिएंट रिस्पांस ऐसा कुछ होता है, आप ऐसा समझिए कि किसी भी चीज़ को करने में तुरंत स्टडी स्टेट नहीं आती है। तो कुछ ना कुछ अगर मैं कोई एक रिस्पांस का यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ टाइम के उसमें, तो आपका जो है चाहे मैं वोल्टेज का बनाऊँ चाहे करंट का बनाऊँ, तो रिस्पांस हमेशा आपका ऐसा नहीं होता है कि वो सीधा आपने स्विच ऑन किया आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल गया। ठीक है, ये आपका रजिस्टर के अक्रॉस हो सकता था। रजिस्टर के अक्रॉस जैसा आपका यहाँ पे जो है 2 वोल्ट है और जैसा यहाँ पे आपका कोई रेजिस्टेंस है, मैंने कहा यहाँ पे आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही आप सर्किट में जाओगे तो आपको एट टी इज इक्वल टू 0 पे ही, मतलब आपको जो है यहाँ पे 2/5 बोले तो आपका कितना हो गया है, कुछ इस तरीके की करंट आपको यहाँ पे मिल जाती। 0.4 एम्पेयर की करंट आपको सीधा सीधा रजिस्टर के अक्रॉस मिल जाती। मगर अब हमने सर्किट में 2 नए कंपोनेंट को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, हमने इंडक्टर और कैपेसिटर को लिया है। तो उस वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट करंट तुरंत ही 0.4 एम्पियर मिल जाएगी। तो करंट पहले कुछ ट्रांजिएंट का पोर्शन कुछ ऐसा कुछ करेगी, ठीक है। अब वो सर्किट के अकॉर्डिंग कुछ बिहेवियर ऐसा कुछ होगा, ऐसे इंक्रीज करेगी और उसके बाद जो है एक लिमिट ऐसी कुछ आएगी, उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट में इस पोर्शन को जो है आपका ट्रांजिएंट कहा जाता है और इस वाले पोर्शन को जो है आपका स्टडी स्टेट कहा जाता है। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी स्टेट के बारे में बहुत सारी बातें करी, मोस्टली जो हमने क्वेश्चंस करे वो स्टडी स्टेट के करे। तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर इन लेक्चर में ये क्लास और इससे अगली क्लास में हम लोग जो है ट्रांजिएंट को अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको हल्का सा पता चला ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब कुछ कुछ जो टर्म्स हैं जो हमारे लिए आपका क्या कहते हैं, हमारे लिए ट्रांजिएंट में आगे यूज होने वाली है, ठीक है। सबसे पहली चीज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। हो सकता है आपको शुरू शुरू में चीज़ें थोड़ा सा ऑड सी लगें और आपका ये मन भी हो कि लेक्चर छोड़ के स्किप करके आप आगे की तरफ बढ़े। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ट्रांजिएंट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसमें थोड़ा सा मैं बिल्कुल इसको कंसेप्चुअली और मैथमेटिकली समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो आपको अगर ना भी चीज़ें समझ में आ रही है तो आपको लेक्चर में बने रहना है और लेक्चर के लास्ट में आप देखेंगे कि आप लोग जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इनिशियल कंडीशंस आपके 2 फंक्शन हो सकते हैं, या तो ये आपका एफ टी कोई फंक्शन कह रहा हूं मैं, या तो ये आपका क्या पूछ सकता है, ये आपका वोल्टेज के बारे में पूछ सकता है या आपका करंट के बारे में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इनिशियली कंडीशंस जो है हम लोग कहते हैं किसको, एफ टी एट टी इज इक्वल टू 0+, मतलब 0+ मतलब जैसे ही आप सर्किट में गए, सर्किट से थोड़ा सा कुछ माइक्रो सेकेंड्स में, ठीक है, t इज इक्वल टू 0+, ठीक है। तो ये आपकी सर्किट की हो गई है आपकी इनिशियल कंडीशन। सिमिलरली अगर हम फाइनल कंडीशन की बात करें, फाइनल कंडीशन बोले तो इसे आप स्टडी स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 2 तरीके के फंक्शन मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा या तो वोल्टेज का मिलेगा या आपको करंट का मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल कंडीशंस का मतलब आपका यहाँ पे है कि आपका t इज इक्वल टू आपका इन्फिनिटी पे आपको बताना है आपके वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये जो है जनरली आपका इनिशियल और फाइनल कंडीशंस का आपका जो है यहाँ पे हल्का सा ये ओवरव्यू है, केवल एक मैथमेटिकली मॉडल मैंने आपको बताया है, ठीक है। मगर हमारे लिए मेन मोटिव हमारे एलिमेंट्स हैं, तो हम उन एलिमेंट्स के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे, क्योंकि रजिस्टर के क्रॉस तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे लिए तो जो है कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस होने वाली है। तो उनके अक्रॉस हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये चार्ट जो है आपका बहुत काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा आपका एलिमेंट, ये मैंने कहा इनिशियल कंडीशन और ये मैंने कहा ये आपकी फाइनल कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट अगर मैं बात करूं आपका कैपेसिटर है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशंस बोले तो एट कहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, t इज इक्वल टू जस्ट 0+ पे। अगर ये किसी आपके डीसी सर्किट में है और t इज इक्वल टू जस्ट 0+ में मैं बात कर रहा हूं, तो आप पहला एलिमेंट है आपका कैपेसिटर। अब आपको कैपेसिटर के बारे में पता है कि आपका कैपेसिटर वोल्टेज के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। क्या मैंने बात कही,
मैंने कहा कैपेसिटर डोंट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। कैपेसिटर आपका वोल्टेज के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे इस एलिमेंट को किसी सर्किट में लगाएंगे तो उस केस में इनिशियली कंडीशंस क्या होगी, आप देखेंगे कि मैं बात कर रहा हूं किस में, 0 प्लस में की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आपका ये एलिमेंट कहीं पे रखा हुआ है, मतलब मैं इस समय पे इसको चार्जिंग नहीं मान रहा, एक सिंपल कैपेसिटर आपने रखा हुआ है। तो जैसे ही आप देखिए क्या कंडीशन है कि आपका जो है ये V0 नेगेटिव, मतलब 0 से थोड़ा सा पहले, और V0 पॉजिटिव, ये दोनों वोल्टेज इसके अक्रॉस सेम रहते हैं। तो ये वोल्टेज सेम रहते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई कैपेसिटर है उसकी इनिशियल कंडीशंस बिल्कुल 0 है। इनिशियल कंडीशन 0 मतलब V0 नेगेटिव 0, तो आपका जो है इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका कैपेसिटर जो है कैसे बिहेव करेगा, आपका जो है कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा एट t = 0 प्लस पे, मतलब आपका जस्ट, ठीक है, स्विचिंग के जस्ट बाद। ये स्विचिंग क्या होती है अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो केवल आप ये टेबल लर्न कर लीजिए, इसको भी मैं कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब फाइनल कंडीशंस की बात करें तो कैपेसिटर क्या होता है आप में पता है, फाइनल कंडीशन मतलब स्टडी स्टेट की कंडीशन। स्टडी स्टेट की कंडीशन में आपका जो है कैपेसिटर आपका फाइनल क्या हो जाता है, लास्ट में ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपने किसका देखा, ये हमने पहला देखा आपका कैपेसिटर का, जब उसके अक्रॉस जो है कोई मेमोरी नहीं थी, ठीक है। अब आप दूसरा देखें, दूसरा कंपोनेंट है हमारा आपका इंडक्टर। ये कोई इंडक्टर मैंने कहा, अब आप देखिए इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टर डोंट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, ठीक है। क्या आपका करता है इंडक्टर, इंडक्टर आपके करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई इंडक्टर यहाँ पे बिना किसी किसके है, आपका जो है बिना किसी इसकी इनिशियल कंडीशन इसकी 0 है, तो आपका जो है ये t = 0 प्लस पे ये जो है आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और फाइनल कंडीशंस में आपको पता है कि आपका स्टडी स्टेट में फाइनल कंडीशन को कह सकते हैं आप स्टडी स्टेट, ठीक है। अब ये स्टडी स्टेट हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे लिए चेंज होगी, जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे वहां पे हमें समझ में और अच्छे से आएगी। मगर इतना मुझे पता है कि आपका जो है इंडक्टर क्या हो जाता है, आपका इंडक्टर जो है कैसा हो जाता है, आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है एट t = जब आपका क्या हो, जब आपका जो है t = आपका आ जाए, ठीक है। तो ये तो रही इनकी, जब मैंने कहा कि इन दोनों कंपोनेंट की इनिशियल कंडीशंस 0 रही होंगी, ठीक है। अब जो है ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया। अब जो है मैं इनका ही जो फिगर बना रहा हूं, इन्हीं कंपोनेंट को अगर मैं दिखा रहा हूं कि इनके अक्रॉस जो है कोई फाइनल कंडीशंस हैं, ठीक है। मतलब इनके अक्रॉस पहले से ही कुछ चीजें हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये इसका पार्ट 1 था, इसका मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। यहाँ पे आपने कहा कि आपका कोई कैपेसिटर है और उसके अक्रॉस जो है कुछ आपका वोल्टेज भी स्टोरेज है पहले से ही, VC वोल्टेज अगर है, तो आप उसकी इनिशियल कंडीशंस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उस केस में जो है वो आपका इनिशियली कैसा हो जाएगा, उस केस में जो है आप उसकी इनिशियली कंडीशन ऐसे आपका कैसे ड्रॉ करेंगे, वो आपका हो जाएगा ±VC, ठीक है। आपका कैपेसिटर वोल्टेज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, वो आपको दिख रहा है, तो उस केस में जो है आप उसको इनिशियली कंडीशंस में आप उसे ऐसा दिखाएंगे। और फाइनल कंडीशंस में क्या हो जाता है, फाइनल कंडीशन में वो वैसे भी जो है आपका ओपन सर्किट हो जाएगा कैपेसिटर। तो आपका कैपेसिटर का तो ये ओपन सर्किट हो गया, मगर जो इसके अक्रॉस जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज पूरा का पूरा VC इसका ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। ये कब बात बताई मैंने, अगर आपका कोई कैपेसिटर है उसमें प्रीवियस कंडीशंस कुछ हैं, ठीक है। आपको ये तो पता है आपका इंडक्टर और कैपेसिटर 2 एलिमेंट ही ऐसे जिनमें कुछ मेमोरी होती है। तो अगर इसमें ऐसी कुछ वोल्टेज की मेमोरी है तो इनिशियली कंडीशन में आप उसे केवल एक सिंपल बैटरी की तरह दिखाएंगे, और फाइनल कंडीशन में यहाँ पे आपका कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट हो गया और बैटरी आपकी आ गई है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कुछ ऐसा ही कुछ दिया कि आपका ये इंडक्टर कुछ है और इस इंडक्टर में जो है आपकी कुछ IL करंट फ्लो हो रही है पहले से ही, ठीक है। तो आप इसको इनिशियली कंडीशन आप इसकी कैसे दिखाएंगे, इनिशियली कंडीशंस में
आप इसे ऐसे दिखाएंगे कि आपका जो है ऐसा कुछ IL उस सर्किट में फ्लो हो रहा है t इज इक्वल टू 0 प्लस में, ठीक है। और फाइनल कंडीशंस में आप इसे कैसे दिखाएंगे, फाइनल कंडीशन में आपका जो है ये इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट आपका हो ही गया है और ये करंट जो है आप इसमें IL ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ आई तो अब आपका ट्रांजिएंट का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो ट्रांजिएंट की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको 6-7 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे तो फिर आप जो है इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया है हमारा जो है क्या कहते हैं किस तरीके से एक सर्किट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ इसके थ्योरी पोर्शन मैं बोल देता हूँ, एक्सप्लेन कर लिख देता हूँ, तो आप लोग जो है नोट्स की फॉर्म में आप उन्हें लिख लीजिए, ठीक है। पॉइंट बना के थोड़ा लिख लीजिए। मैं आपको एक पॉइंट्स के रूप में कुछ थ्योरी लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके कंसेप्ट बिल्डअप के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप पहला पॉइंट इसमें, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 प्लस capacitor act as a short circuit and a inductor act as a open circuit, ठीक है। क्या चीज मैंने कहा, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 प्लस capacitor act as a short circuit and inductor act as a open circuit। अगला लिख लीजिए पॉइंट, एट t is equal to infinity, at t is equal to infinity or in the steady state condition, at t is equal to infinity or in the steady state condition, a capacitor act as a open circuit and a inductor act as a short circuit, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 इन इनिशियल कंडीशंस का लिख लेते हैं, इसे लिख लीजिए, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 ए कैपेसिटर विद इनिशियली वोल्टेज, initially at t is equal to 0 a capacitor with initially voltage act as a constant voltage source, and an inductor act as a constant current source, ठीक है। ये थर्ड जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बताया हुआ है आपका, अगर आपके कैपेसिटर और इंडक्टर में कुछ इनिशियली कंडीशंस हैं तो t इज इक्वल टू 0 प्लस में कैपेसिटर को आप एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से दिखाओगे। वो वोल्टेज कौन सा वाला वोल्टेज होगा, जो आपके कैपेसिटर के अंदर स्टोर है। ऐसे ही आप इंडक्टर को एक कांस्टेंट करंट सोर्स के लिए दिखाओगे और उस करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो आपके इंडक्टर के अक्रॉस इनिशियली कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको जो है चूंकि इसकी एनालिसिस टाइम डोमेन में करनी है, तो टाइम डोमेन में एनालिसिस करना, टाइम डोमेन में हमको सर्किट के बारे में समझना थोड़ा सा जो है क्या हो जाता है, कंसेप्चुअल हो जाता है और थोड़ा सा कई जगह पे टफ सा भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कई जगह पे चीज़ें आ जाती हैं। तो हम लोग जो है इस सर्किट की एनालिसिस ट्रांजिएंट जो भी करेंगे, ट्रांजिएंट को जो है हम आपका एस डोमेन में करेंगे, ठीक है। तो एस डोमेन में एनालिसिस करने से आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है। एस डोमेन में मेरा मतलब है हम जो है लाप्लास डोमेन में जाके जो है इसकी एनालिसिस करेंगे, तो ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपका जो है ये टाइम डोमेन होती है और एक आपका एस डोमेन होती है, ठीक है। देखिए होता क्या है, आपका एस डोमेन जो है आपकी फ्रीक्वेंसी वाली डोमेन है,
टाइम आपका टाइम है, तो टाइम और फ्रिक्वेंसी आपको दोनों चीज़ें पता है। अगर आप एस डोमेन में कर रहे हैं मतलब आप लाप्लास में कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली आप लोगों को जो है लाप्लास निकालने आ जाते होंगे, ठीक है। और नहीं अगर आते हैं तो 2-3 फॉर्मूले जो मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं उनको यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ ताकि जो है आपके लिए वो ईजी रहे। अगर टाइम डोमेन में हमारा कोई कॉन्स्टेंट सिग्नल ए है तो अगर आप उसे लाप्लास डोमेन में ले जाएं तो वो क्या हो जाता है, वो आपका a/s हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर टाइम डोमेन में मेरा जो है t की पावर n है तो आप उसे अगर जो है लाप्लास डोमेन में ले जाते हैं तो वो हो जाता है फैक्टोरियल n/s की पावर n+1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 3-4 फॉर्मूलेज हैं जो आपके एनालिसिस के काम आएंगे। अगर आपने पहले से ये चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको दोबारा रिकॉल हो रही हैं, अगर नहीं पढ़ी हैं तो केवल जो है सिंपल यहाँ पे 3 से 4 फॉर्मूलेज मैं लिख ले रहा हूँ जो आपके लिए जो है आगे काम आएंगे, ठीक है। अगर आपका टाइम डोमेन में e⁻⁸ है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमको मोस्टली बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो अगर आपका टाइम डोमेन में e⁻⁸ है तो आपका जो है ये लाप्लास डोमेन में हो जाएगा 1/s - a, ठीक है। अगर टाइम डोमेन में आपका et है, अगर -at होता, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, अगर आपका e⁻⁻at होता टाइम डोमेन में तो लाप्लास डोमेन में वो 1/s+a होता है, ठीक है। एक्चुअली इसके निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले से डेरिवेशन करके ये लोग निकलते हैं, मगर आपके लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है मैं इसी तरह फॉर्म में बता रहा हूँ। जनरली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये बेसिक मैथ्स में पढ़ाई जाती है लाप्लास डोमेन, मगर मेरे को सर्किट एनालिसिस में काम आएगी तो मैं आपको बेसिक जो है यहाँ का बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका टाइम डोमेन में आपका sin at है और cos at है, तो अगर आपका टाइम डोमेन में sin at है तो उसका जो है क्या हो जाता है, उसका आपका हो जाता है a/s² + a², ठीक है। तो sin t का हो जाएगा 1/s² + 1। सिमिलरली आपका cos का क्या हो जाता है, cos at का आपका हो जाता है s/s² + a², ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई सिग्नल टाइम डोमेन में है तो लाप्लास डोमेन में आप उसका कन्वर्जन कर सकते हैं या आप उनका रिवर्स भी कर सकते हैं, a/s है तो आप उसे टाइम डोमेन में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई डिफरेंशियल की डोमेन में है, dft/dt है, और आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये आपका हो जाएगा sFs - f0, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूलेज आपके लिए जो है अब मेरा ट्रांजिएंट एनालिसिस में काम आने वाले हैं लाप्लास डोमेन में। तो मैंने जो है आपको यहाँ पे इसका हल्का सा एक ओवरव्यू आपके फॉर्मूलेज का दे दिया। मोस्टली फॉर्मूले अगर आप लोगों को आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो केवल जो है ये आपके 7 फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से आते हैं तो अब आप जो है ट्रांजिएंट के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बेसिक कंपोनेंट्स लेते हैं, उनका जो है कुछ मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो मॉडल जो है हमारे लिए आगे सर्किट में काम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारे लिए है हम उसको ले लेते हैं, आपका जो है क्या आपका सबसे पहला कंपोनेंट है, कैपेसिटर को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो है IT के लिए लिख सकते हैं, आपका IT क्या हो जाएगा, आपका IT = C dVc/dt आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब जो है आप क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल टाइम डोमेन में लिख रहे हैं, मगर मेरे को क्या चाहिए, मुझे एनालिसिस एस डोमेन में करनी है तो इसका एस डोमेन का मैं मॉडल बना के देखता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई कांस्टेंट है, तो अगर कोई इस तरीके से सिग्नल है IT तो आपका जो है वो लाप्लास डोमेन में IS हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको वही रिकॉल कीजिए, डिफ्रेंसिएशन वाले का क्या होता है, S × VCS और माइनस जो है क्या आता था, माइनस उसमें आपका आता था उस फंक्शन की क्या f0, ठीक है। अब जो है इस कैपेसिटर को देखिए, इस कैपेसिटर के क्रॉस मैंने कुछ इनिशियली कंडीशंस दी हुई है कि उस कैपेसिटर के क्रॉस कुछ वोल्टेज है, तो आपको पता है कैपेसिटर वोल्टेज के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, तो जो इसमें 0 नेगेटिव में है वही इसमें 0 में होने वाला है। तो आप इसे जो है इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप आगे भी लिख सकते हैं, IS = C SVCS माइनस जो है आपने क्या लिख दिया, VC आपका 0
नेगेटिव। ठीक है, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, कुछ वोल्टेज होगा। ठीक है, यहाँ पे तो Vc मैंने लिखा है बट इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो है Is इज इक्वल टू सी एस वी सी एस माइनस सी वी सी ज़ीरो ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, देखिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो जो है क्या निकालने में है, वो मेरा इंटरेस्ट जो है आपका करंट निकालने में अगर है तो करंट के लिए जो है आप इस तरीके से इसका केसीएल इक्वेशन आपकी ये बन गई है। ठीक है, यहाँ पे आप चलिए सी कॉमन ले लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी सर्किट के लिए केसीएल इक्वेशन बन गई है। और अगर आप इसी सर्किट में VCS की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, अगर VCS की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ, KVL की फॉर्म में आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो VCS की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें तो आपका ये C तो यहाँ नीचे आ जाएगा, IS अपॉन C, और इसके आगे जो आप इसको क्या कर लीजिए और एनालिसिस कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा VC0 नेगेटिव, और यहाँ पे भी S आ गया है और यहाँ पे भी आपका S आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये आ गया है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा स्पेसिफाई लिख लीजिए, VCS को आपने लिख दिया 1/SC इंटू IS। ठीक है, प्लस VC0 नेगेटिव और यहाँ से आपका S आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को समझिए, इस इक्वेशन को कैसे, अगर आपके पास ये इक्वेशन आपके लिए काम की कैसे है, अगर आपके पास कोई इस तरीके से दिया हुआ है, दोबारा से समझिए, कोई सर्किट इस तरीके से टाइम डोमेन में दिया हुआ है और आपको जो है उसे एक वोल्ट कैपेसिटर दिया हुआ है, उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज दिया हुआ है, तो अगर आप उसे जो है किस डोमेन में, अगर आप उसे जो है आपका IS डोमेन में, S डोमेन में अगर आप उसका सर्किट बनाते हैं तो उसका सर्किट जो है कैसे बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/SC कैपेसिटर की वैल्यू। ठीक है, और आपका जो इनिशियली स्टोरेज जो उसमें वोल्टेज है वो आप जो है किस पोलरिटी में, उसी सेम पोलरिटी में आप जो है उसे VC0 नेगेटिव अपॉन S की फॉर्म में आप उसे लिख सकते हैं, और ये आपका जो है क्या आ जाएगा, ये आपका VCS आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका VT था। ठीक है, तो आपने देखा आपका टाइम डोमेन से जब आपने उसका कौन सा मॉडल बनाया, टाइम डोमेन से जब आपने उसका लाप्लास डोमेन में फिगर बनाया तो आपका कैपेसिटर का जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मतलब अगर कोई कैपेसिटर दिया रहेगा, उसकी इनिशियली कंडीशन आपको दी रहेगी, तो उस कैपेसिटर के सपोर्टिव पोलरिटी में प्लस माइनस में आप VC0 नेगेटिव अपॉन S लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी हो सकता है आपको अभी समझ में चीज़ें ना आ रही हों, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ पे जो है आपका ये मॉडल अच्छे से काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इसे केवल नोट डाउन कर लीजिए, अगर ना भी समझ में आ रहा है तो आपको आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है इंडक्टर के क्रॉस हम देखते हैं कुछ। ठीक है, तो इंडक्टर के अक्रॉस भी हम ऐसा ही कुछ मॉडल बनाने का काम करेंगे, टाइम डोमेन में उसके मॉडल की स्टडी करेंगे, फिर जो है हम लाप्लास डोमेन में उसके मॉडल की जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपका ये इंडक्टर है, यहाँ पे भी आपका मैंने कहा कि आपका सर्किट में IL फ्लो हो रही है, ये आपका इंडक्टर L है, तो आप जो है VT की वैल्यू लिख सकते हैं। आपको क्या लिख सकोगे आप, VT की वैल्यू, आपका वोल्टेज इस इंडक्टर के क्रॉस क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू L di/dt, तो आप लिख सकते हो VT इज इक्वल टू L di/dt, आपने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, चलिए मैं कह रहा हूँ आपके जो है इस इंडक्टर की कुछ इनिशियल कंडीशंस भी हैं, मतलब पहले से ही इसमें कुछ करंट इंस्टॉल है भी। ठीक है, तो मैंने उसको जो है IL0 नेगेटिव की फॉर्म में दिखाया है। ठीक है, इस इंडक्टर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया आपका टाइम डोमेन में। ठीक है, अब आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाने के लिए, लाप्लास डोमेन में ले जाने के लिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप कह सकते हो VS इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, L तो आपका कांस्टेंट है, S इंटू आपका क्या हो गया, ये S इंटू आपका हो गया है ILS। ठीक है,
और यहाँ से जो है आपका माइनस आपका आ गया है ये IL0, ठीक है। चूंकि इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट का सडन चेंज नहीं आता है, तो जो IL0 नेगेटिव होगा वही आपका जो है IL0 होगा। तो आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो Vs इज इक्वल टू SL ILS और माइनस IL। देखिए जीरो है, इंडक्टर करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता, तो जिसमें मेमोरी वाला जो दिया हुआ है आप इसे जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे साथ में IL0 नेगेटिव, ठीक है। अगर ये जीरो रहता तो आपका जीरो का जीरो आ जाता, फिर तो कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर आप जो है इसका KVL मॉडल अगर आप बनाने जाएंगे तो आपका इंडक्टर ऐसे दिखाएंगे और इंडक्टर के अपोजिट पोलैरिटी में आप जो है ये वोल्टेज सोर्स इसमें दिखाएंगे, ठीक है। इससे आप देखिए आपका क्या KVL सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं यार। आप देखना, ये मैंने कहा ये VS है, ये आपका ILS है, ठीक है, और ये आपका SL है, और आपका जो है यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बन जाएगा IL0 नेगेटिव का, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस फिगर को कैपेसिटर वाले से कंपैरिजन करते हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पे आपका जो है 1/SC का तो कैपेसिटर बन जाता है, और जो ये वोल्टेज सोर्स है ये सेम पोलैरिटी का बनता है, ऐसे प्लस माइनस, और आपका जो है ये क्या V0 नेगेटिव अपॉन S की पोलैरिटी का बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हल्का हल्का सा एक ओवरव्यू आइडिया आया होगा कैसे आप जो है दोनों क्वेश्चंस में मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये हमको वो करना है, कन्वर्जन करना है। ऐसे कन्वर्जन के हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको जो है अच्छा सा समझ में आएगा, ठीक है। और यही जानकारियाँ पूरी प्राप्त है इस सर्किट में आपको ट्रांजिएंट एनालिसिस करने के लिए। तो हम जो है सबसे पहला क्वेश्चन ट्रांजिएंट एनालिसिस का देखते हैं। इस क्वेश्चन से फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ट्रांजिएंट में जनरली चीज़ें लिंक धीरे धीरे होने लगती हैं। जैसे आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो आपको जो है चीज़ें लिंक्स होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको जो है बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी जो है टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपका ट्रांजिएंट का पहला क्वेश्चन है। यहाँ से जो है आपके बेसिक्स जो है बिल्डअप होना शुरू होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ है, इस सर्किट स्विच इज ओपन। ये कोई सर्किट है, इसमें स्विच ओपन है और इसको t = 0 पे इस स्विच को क्लोज किया गया है, ठीक है। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको इनिशियल करंट फाइंड आउट करनी है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फाइंड आउट करना है। तो इनिशियली करंट मतलब स्विचिंग के जस्ट बाद की जो करंट होगी, जिसे मैं कह सकता हूं कि I आपको 0 पॉजिटिव फाइंड आउट करनी है, ठीक है, स्विचिंग के जस्ट बाद की। या आप उसे कह सकते हैं वो आपके I रेजिस्टेंस के क्रॉस या इंडक्टर के क्रॉस, दोनों के क्रॉस हो सकती है वो। और दूसरा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोले तो dI0 पॉजिटिव बाई dt, ये आपको जस्ट स्विचिंग के बाद आपको करनी है, ठीक है। अभी देखिए आप, जब ये सर्किट में स्विच क्लोज नहीं हुआ था, मतलब ओपन था, तो उस समय पे आपके इंडक्टर के क्रॉस करंट कितनी थी, उस समय पे 0 नेगेटिव, मैं इसको लिख रहा हूँ, उस समय पे आपके इंडक्टर के क्रॉस करंट आपकी 0 एम्पियर थी, ठीक है। तो देखिए आपको पता है आपका इंडक्टर करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। क्या चीज कहा मैंने, इंडक्टर डोंट अलाउ सडन चेंज इन करंट। इंडक्टर करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। तो IL0 पॉजिटिव मतलब 0 स्विच के जस्ट बाद भी, वो भी कितना हो जाएगा, वही आपका जो IL0 नेगेटिव है वही होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके 0 एम्पियर। अब आप चाहे IL0 नेगेटिव निकालें चाहे I निकालें, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0 एम्पियर, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए आप ये मान लीजिए स्विच आपने क्लोज कर दिया। अब आप जो है सर्किट में क्या कर सकते हैं, सर्किट में आप क्या कर सकते हैं, KVL लगा सकते हैं। तो आपका KVL क्या हो जाएगा, V = RI, ठीक है, IL0 पॉजिटिव मैं कह रहा हूं इसको, प्लस L dI0 पॉजिटिव बाई dt, ठीक है।
ये मैंने कहा टी मैंने 0 पॉजिटिव रखा क्योंकि मुझे 0 पॉजिटिव वाला निकालना था। अब इसकी वैल्यू चूंकि क्या आ गई है, इसकी वैल्यू तो आपकी 0 आ गई है, ये आपने निकाली है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये भी 0 हो गया, तो आपका डी आई 0 पॉजिटिव बाई डी टी कितना हो गया है, वो आपका हो गया है v अपॉन एल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, आपको बेसिक प्रॉपर्टीज अगर याद रही तो आपने जो है सर्किट में एनालिसिस कर ली, ठीक है। तो ये सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा जो है इंडक्टर और कैपेसिटर के बिहेवियर के बारे में याद रहना शुरू हो गया होगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको याद रख लेनी है, चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका इंडक्टर करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करेगा और आपका जो है कैपेसिटर वोल्टेज के सडन चेंज को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो उससे जो है आपको थोड़ा सा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी, अब आपकी जो है कुछ ना कुछ अप्रोच बनेगी, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में भी मैं ऐसे ही कुछ ट्रांजिएंट का वाला पोर्शन ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा कुछ है, ठीक है। ये आपका कोई वोल्टेज है और आपके जो है यहाँ पे 2 सर्किट है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे जो है आपका एक दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इन द सर्किट स्विच इज एट पॉइंट ए फॉर ए लॉन्ग टाइम। हो क्या रहा है, इस सर्किट में ये स्विच पहले पॉइंट ए पे था बहुत लंबे समय तक, ठीक है। अब क्या किया गया, नाउ मूव ऑन पॉइंट बी, इसे ए पॉइंट से हटाकर बी पॉइंट की तरफ मूव कर दिया गया। कब, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 तक ये कहाँ था, यहाँ पे था। t इज इक्वल टू 0 प्लस पे इसे a से जो है b की तरफ मूव कर दिया। तो आपको जो है उस करंट का जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जो आपकी जो है करंट इस सर्किट में आएगी, ठीक है। चलिए तो इस सर्किट को थोड़ा समझें। जब ये आपका स्विच ए पे रहा होगा, ठीक है, जब ये सर्किट का आपका स्विच पॉइंट ए पे रहा होगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, तो लॉन्ग टाइम से है मतलब आपका क्या आ गया होगा, आपका स्टडी स्टेट आ गया होगा। स्टडी स्टेट आ गया होगा तो मतलब आपका जो ये इंडक्टर है, इंडक्टर आपका क्या हो गया होगा, इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। तो अगर मैं कहूँ उस केस में मेरे इस इंडक्टर के क्रॉस क्या करंट हो जाएगी, इस सर्किट को अगर आप देखें उस समय पे, तो आपका जो है सर्किट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका R1 हो जाएगा और ये आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ऐसा आपको सर्किट दिखाई देगा और आपकी IL की वैल्यू, IL क्या कहूँगा मैं इसे, 0 नेगेटिव, क्योंकि स्विचिंग क्या हुई है, 0 नेगेटिव पे यहाँ पे था, 0 प्लस पे स्विच आपका B पे आया है। तो स्टडी स्टेट इस केस में आ गई थी। तो आपके IL की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपकी कितनी आ गई है, वो आपकी V/R1 आ गई है, ठीक है। ये आपको कहाँ से समझ में आया, ये आपको जो है जब आपने यहाँ से निकाला तो आपको यहाँ से समझ में आया कि आपके जो है उसकी वैल्यू V/R1 है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस स्विच को जो है आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर दिया है। क्या कर दिया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। कब,
t इज इक्वल टू 0 पे। तो आपको ये पूछ रहा है कि आपको करंट का एक्सप्रेशन बताना है इस सर्किट में, आपको जो है करंट का जो IT जो करंट इस सर्किट में होगी आपको उसका एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। तो अब इस जानकारी को अगर देखें तो इस जानकारी से आपको क्या जानकारी आपको पता चली, आपको पता चला कि आपका जो है इंडक्टर के अक्रॉस कुछ करंट स्टोर हो गई थी। जब स्विच आपका पॉइंट ए पे था वो करंट कितनी थी, वो करंट आपकी V/R1 थी, ठीक है। तो अब आप जब स्विच को बी पे लाओगे तब आप जो है इस सर्किट का कुछ कैसा आपका सर्किट बनेगा ये टाइम डोमेन में, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मगर इस इनिशियल कंडीशंस को, क्योंकि हमारे आगे काम आने वाली है ये IL 0 नेगेटिव, ये आपकी V/R1 है, इसको मैंने एक कोने पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब जो है यहां से आप इसको अगर आप ऐसे लेके आएंगे, R2 सर्किट आपका स्विचिंग के बाद ऐसा हो गया होगा, R1 और आपका ये इंडक्टर, ठीक है, L, और आपको क्या निकालना है, आपको जो है IT का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। देखिए अब आप इसे जो है टाइम डोमेन एनालिसिस में सॉल्व करने जाएंगे तो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना है, आपको जो है इसे क्या कर देना है, आपको इसे लाप्लास डोमेन में कन्वर्जन कर देना है। तो लाप्लास डोमेन में आपको बताया था इंडक्टर का क्या हो जाता है, आपका इंडक्टर जो है कैसा बन जाता है, आपका इंडक्टर हो जाता है SL, और उसके जिस डायरेक्शन में करंट जा रही होती है उसके अपोजिट पोलैरिटी का क्या बन जाता है, उसके अपोजिट पोलैरिटी का एक वोल्टेज सोर्स बन जाता है। और उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आपकी IL 0 नेगेटिव हो जाती है। ये अगर आपने देखा होगा उस समय पे जो आपको इक्वेशंस निकाल के दिखाई थी कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए, वो अब आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब बाकी आपका R1 तो यहाँ ऐसा ही रहेगा और आपका R2 भी यहाँ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसे जो है आपका ऐसा कुछ बन गया है और ये करंट आपकी IS हो गई है, ठीक है। तो अब आप जो है आसानी से इस क्वेश्चन में KVL लगा सकते हैं जब आप जो है क्या हुए, जब आपने इस इंडक्टर को S डोमेन में ले गया, ठीक है। तो करंट ऐसे जा रही है तो प्लस माइनस और यहाँ से प्लस माइनस, ठीक है। तो आप जो है अब आसानी से इस वाले लूप में जैसे ही आप KVL लगाएंगे तो आपको जो है इक्वेशन पता चल जाएगी, ठीक है। ये आपने कहाँ से निकाला, ये चीज़ें आपको कैपेसिटर जब शुरू में इनिशियल फाइनल कंडीशन बताई थी वहां पे बताया था SL से, और एक अपोजिट वोल्टेज लग जाता है IL 0 नेगेटिव का, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं, प्लस R1 IS, चलिए ठीक है, प्लस SL IS, ठीक है, और यहां से माइनस IL 0 नेगेटिव, और यहाँ से आपका प्लस R2 IS आ गया है, ठीक है। चलिए तो अब क्या कर लेंगे, IS को सब एक तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से देखें तो I2 को अगर आप कॉमन ले रहे हैं, सॉरी I2 को नहीं कॉमन लेना है, IS को अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो आपका यहाँ से क्या बच जा रहा है, यहाँ से बच जा रहा है आपका R1 प्लस R2 प्लस SL, ये आपका बच जा रहा है, और यहाँ पे आपका आ जा रहा है IL 0 नेगेटिव, ठीक है। IL 0 नेगेटिव आपको पता है वो आपका V/R1 आई है, ये आपको पता है, यहाँ से इनिशियली कंडीशंस में आपने निकाली थी। तो आप जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर सकते हैं। L को कॉमन लेके, L को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ यहाँ से, तो अगर आप देखेंगे आपका IS आ जाएगा कैसे, S प्लस R1 प्लस R2 अपॉन L आ रहा है यहाँ से, आप देखेंगे इसको, इज इक्वल टू L से L कैंसिल आउट हो गया, V/R1, ठीक है। ये आपका आ गया है, ठीक है। चलिए अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप IS की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है इसको, जो इतना मैंने किया इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि जो है मैं IS की इक्वेशन लिख सकूँ, ठीक है। तो मैं ये दोनों चीज़ें यहाँ से मैंने मिटा दी, सर्किट को फिलहाल अभी मैं बना रहने देता हूँ क्योंकि सर्किट मेरे जो है भी काम आने वाला है, ठीक है। तो अब आपने जो यहाँ से IS की आप इक्वेशन लिखोगे तो IS की इक्वेशन हो जाएगी आपकी V/R1,
ठीक है। और ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका डिवीजन में आ जाएगा, 1/s प्लस R1 प्लस R2 अपॉन L हो गया है आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ी देर के लिए इसे जो है आप A मान लीजिए, क्या मान लीजिए, A मान लीजिए। तो फिर अगर आप देखेंगे आपका IT, अगर आप इसका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जो है क्या करोगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो V/R का तो V/R ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 1/s प्लस a क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका e⁻−at, ठीक है। और आपका a क्या है, यहाँ पे आपने a जो माना है, a है आपका R1 प्लस R2 अपॉन L, ठीक है। अभी देखिए लेंथी अप्रोच से आप लोगों ने निकाला, मगर आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, वो आपको थोड़ा थोड़ा सा समझाया जाएगा बाद में, ठीक है। तो जब भी आपका कुछ इस तरीके से सर्किट रहेगा, आपके उसमें R और L रहेंगे, तो उस केस में जो है आप इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं, फिर जो है चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आएंगी, ठीक है। कैसे उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। आप इसका e⁻−at की फॉर्म में आया, तो अगर आप इस सर्किट का पर्टिकुलर ग्राफ बनाने अगर आप गए, ये टाइम है और ये आपका जो है किसकी वैल्यू है, ये मैं कह रहा हूँ टाइम के साथ आपकी करंट की वैल्यू है। तो जब आपकी t की वैल्यू 0 होगी तो आप क्या देखोगे, आपकी करंट कितनी होगी, आपकी करंट V/R1 होगी। जब आपकी क्या थी, t की वैल्यू 0 थी, और t की वैल्यू जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी तो -∞ ये 0 की तरफ ट्रेंड करता जाएगा, और ये ऐसे 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 किसी स्टैंड पे आके जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आपके IT की वैल्यू किसी स्टैंड पे आके आपकी एकदम जो है वैल्यू ने 0 हो जाना है, ठीक है। अब जो है यहाँ से तो मेन चीज़ क्या निकल के आती है, मेन चीज़ ये निकल के आती है, एक स्टैंड ऐसा भी आएगा जब आपका AT की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। क्या होगा, जब आपका A/T की वैल्यू 1 होगी तो उस समय पे आप देखोगे कि आपकी करंट की वैल्यू कितने % हो जाएगी, 33.33% यहाँ पे कुछ, ठीक है। ये यहाँ पे AT1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.37 V1/R1 हो जाएगी, 33.33% हो जाएगी आपके किसकी वैल्यू, आपके इस IT की वैल्यू, ठीक है। तो जहाँ पे करंट की वैल्यू 0.37 ऑफ ये हो जाती है, आप कह सकते हैं कि 33.7% हो जाती है, उसे ही सर्किट का क्या कहते हैं, उसे ही सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा पर्टिकुलर इस सर्किट का, आपका AT की वैल्यू आपको 1 रखनी है, ठीक है। तो AT की वैल्यू आपको 1 रखनी है, तो आपका जो है टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, AT की वैल्यू 1 रखनी है तो आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो 1/A, ठीक है। तो 1/A आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। A की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, ठीक है। तो इस सर्किट में अगर आप देखें तो आपका जो है T = 1/A, A की वैल्यू आपने रखी क्या थी आपकी, R1 प्लस R2 अपॉन L, ठीक है। तो T = हो जाता है आपका L/R equivalent, ठीक है। तो ये आपका अगर आपका कोई भी क्या होगा, RL सर्किट होगा, तो आपको जो है उसका टाइम कांस्टेंट भी डायरेक्ट पूछ लेता है, वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाता है L/R equivalent। तो इस सर्किट में 2 रेजिस्टेंस है, तो R1 प्लस R2 3 होते, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ से आपने करंट की इक्वेशन भी आपने लिख दी, और आपने जो है इसकी इक्वेशन भी आपने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे बेसिक बिल्डअप के लिए एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इससे भी सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपको। अभी आप घबराना नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी केवल इसका बेसिक पोर्शन चल रहा है जो आपके फाउंडेशन बनाने का काम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको टाइम कांस्टेंट के बारे में पता चला, ठीक है। और आपको क्या पता चला, अगर आपका कोई RL सर्किट हो, क्या पता चला, आपका जो है कोई RL सर्किट हो, क्या RL सर्किट हो, तो RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट L/R equivalent होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से जो आप जो है अगर टाइम कांस्टेंट निकालने को है आप टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट टाइम कांस्टेंट का क्वेश्चन आ जाता है, या इस तरीके से करंट की वैल्यू का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। इक्वेशंस के क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपका जो है थोड़ा सा बेसिक बिल्डअप आपका हो, ठीक है। तो चलिए जरा थोड़ा सा जो है इसके बारे में, अब नेक्स्ट एग्जाम में जब आएगा आपका ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आता है तो अब आपको वेवफॉर्म नहीं बनानी है, सीधा सीधा आपको अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन, किसका, आरएल सर्किट का क्वेश्चन अगर आपको आता है और आपसे वो करंट की क्या पूछता है, करंट की आपसे इक्वेशन पूछता है कि आपके करंट की इक्वेशन क्या होगी, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे आई टी जो आपकी होगी वो होगी आपकी आई जीरो नेगेटिव, ठीक है, आई जीरो नेगेटिव ई रेज टू द पावर माइनस ए टी, ठीक है। और आपका ए टी लिख दीजिए या आप लिख दीजिए इसे टी अपॉन टी, ठीक है, ए रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टी आपकी इक्वेशन हो जाएगी, जहां टी क्या है आपका, टी आपका जो है टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, वो टी की वैल्यू आपकी होती है एल अपॉन आर इक्वलेंट। तो आप इस पे रख देंगे तो आपकी आई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा आई जीरो आपका कितना आया था, आपने निकाला था आई जीरो नेगेटिव आपका जो है कितना आया था, वी अपॉन आर आया था, ई रेज़ टू द पावर माइनस टी, टी अपॉन कैपिटल टी या टाउ भी इसको कई जगह पे बोल देते हैं टाइम कांस्टेंट, तो टाउ की फॉर्म में चलो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, टी टाउ की फॉर्म में टाइम कांस्टेंट मैंने लिख दिया, तो टी अपॉन टाउ हो गया, तो क्या हो गया एल अपॉन आर इक्वलेंट, तो एल इंटू आर इक्वलेंट ऊपर आ गया, ठीक है। इस केस में आर इक्वलेंट आपका एल वन प्लस एल टू, आर वन प्लस आर टू था, तो ई रेज़ टू द पावर माइनस टी आर वन प्लस आर टू अपॉन एल हो गया, ठीक है। तो अगली बार जो है अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्ट आरएल सर्किट का, तो आरएल सर्किट की आप करंट की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो जो है आपकी इस फॉर्म में आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख देनी है, आपको बेसिक बिल्डअप करने के लिए आपको यहाँ पे ये इक्वेशन बताई थी, अगली बार आपको डायरेक्ट आप इक्वेशन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है आपको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे आप, इसमें इनिशियल कंडीशन थी ना ये स्विचिंग से पहले, जस्ट जीरो नेगेटिव वाली, ठीक है। तो यहां से जो है 2 पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा ये पॉइंट में ट्रांजिएंट में इसलिए पॉइंट लिखवा रहा हूं कि अगर आपको ये चीजें भी समझना है तो आपको जो है ये पॉइंट से एटलीस्ट समझ में आए। लिखिए पहला पॉइंट, इन एनी सर्किट द inductor don't allow the sudden change of current and the capacitor don't allow the sudden change of voltage, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन आरएल सर्किट, in RL circuit the time constant T represent, in RL circuit the time constant T represent the time at which the current through RL network decreases to 37.7% of its initial value। दोबारा से मैं बोल देता हूं, इन RL circuit the time constant T represent the time at which the current through RL network decreases to 37.7% of its इनिशियल वैल्यू। ऐसा आपने जो है वो क्या ग्राफ में भी देखा था कि शुरू में क्या वैल्यू थी, शुरू में जो है उसकी वैल्यू v अपॉन आर वन आ रही थी, ये आर वन यहाँ पे था, आर वन था, ठीक है। और लास्ट में जो है टाइम कांस्टेंट क्या है, जहाँ पे जो है उसकी वैल्यू 33.37 ऑफ v1 r1 हो गई, ठीक है। 33.7% जब बच जाती है तो उसे जो है आप आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, आरएल सर्किट में टाइम कांस्टेंट में करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 33.7% हो जाती है, ठीक है। चलिए
अगला लिख लीजिए पॉइंट, द टाइम कांस्टेंट एक्सप्लेन द रेट ऑफ डिके ऑफ द करंट, द टाइम कांस्टेंट एक्सप्लेन द रेट ऑफ डिके ऑफ करंट थ्रू RL नेटवर्क। ठीक है, क्या दिखाता है, रेट ऑफ डिके दिखाता है RL नेटवर्क में, और इसकी वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू आपकी L और R पे डिपेंड करती है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ R एंड L इन द नेटवर्क, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ RL इन द नेटवर्क। ये जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको और दी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, एट t इज इक्वल टू 0 पे इस स्विच को जो है पॉइंट A पे मूव किया गया। ठीक है, और आपको बताना है आपका IT एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा। IT जो है करंट क्या है, ये आपने इस कैपेसिटर के क्रॉस वाली इसने आपसे पूछी है। ठीक है, तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, जब आपका ये स्विच नहीं लगा हुआ होगा, मतलब आपका स्विच ओपन रहा होगा, तब भी ये सर्किट जो है स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका होगा अपनी। क्यों, क्योंकि इस स्विच लगने से पहले भी इसमें डीसी ही है और स्टेडी स्टेट इसमें आ चुकी होगी। मतलब अगर आपका ये स्विच ना लगा होगा तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो है सर्किट कुछ इस तरीके से होना था। ठीक है, अगर आपका स्विच नहीं लगा हुआ है। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव की। ठीक है, स्विचिंग से जस्ट पहले जो है आपको जो सर्किट मिला होगा, स्विचिंग से जस्ट पहले जो है आपको ये सर्किट आपका रहा होगा। ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, और आपका ये इसने L की तो वैल्यू भी नहीं दी है इसने। चलिए कोई नहीं, हमारे काम की है कि नहीं है वो भी चलो देखते हैं आगे ना। ठीक है, तो ये आपका रहा होगा। तो देखिए एट t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव, मतलब स्विचिंग से जस्ट पहले हमारे सर्किट में क्या आ गई होगी, स्टेडी स्टेट आ रखी होगी। यहाँ पे स्टेडी स्टेट आ सकती है, सर्किट यही है। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव स्टेडी स्टेट इज अचीव। ठीक है, जैसे ही आपकी स्टेडी स्टेट अचीव होगी तो आप क्या कह सकते हो, L आपका एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट और आपका कैपेसिटर एक्ट्स एज ए ओपन सर्किट। ये तो आपको पता है जो स्टेडी स्टेट में आप कैसे बिहेव करते हैं। तो इसका अगर आप फिगर बनाओगे तो आपका ये तो हो गया यहाँ से शॉर्ट सर्किट। चलिए ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, और आपका जो है ये मतलब एक वोल्टेज आपका जो है V1 यहाँ पे आ जाएगा, किसके वजह से, VC2C की वजह से, और एक वोल्टेज जो है यहाँ पे VC किसकी वजह से, इस C वाले के वजह से। इस तरीके से आपके दोनों कैपेसिटर आपके यहाँ पे ओपन सर्किट हो गए। ठीक है सर, ओपन सर्किट हो गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे कौन सी करंट वाली आपकी आ जाएगी, आप पे आपकी करंट IL आ जाएगी 0 नेगेटिव। ये सबके सब क्या हैं आपके 0 नेगेटिव हैं, 0 नेगेटिव हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्विचिंग से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो आपकी IL की वैल्यू, IL 0 नेगेटिव कितना हो जाएगा, IL 0 नेगेटिव हो जाएगा आपका 6/18, 18 6 दूनी 12, 6 थी 18, सारी की सारी करंट यहाँ आएगी। तो ये आपका IL 0 नेगेटिव आ गया है आपका 3 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए ये दो वोल्टेज हैं, यहाँ पे इसका क्रॉस कितना वोल्टेज मिल जाएगा, 12 वोल्ट मिल जाएगा। मतलब आप कह सकते हो आपका 12 वोल्ट इज इक्वल टू VC2C प्लस VC1C के क्रॉस वोल्टेज होगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसका वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपके VC2C वाले की 0 नेगेटिव में वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट वोल्टेज 12 इंटू अपोजिट कितना है C, और सम हो गया 3C। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया है 4 वोल्ट। और आपका VC1C वाला 0 नेगेटिव पे ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट था, तो 4 इसका क्रॉस आ गया, तो ये आपका 8 वोल्ट आ गया। ये तो आपने वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के यहाँ पे कर लिया। या फिर आप जो है इसे Q इज इक्वल टू C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 से भी कर सकते थे। वहाँ से भी आप इसको प्रूव करने जाएंगे तो वहाँ से भी ये सही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो जो आपकी कंडीशंस रही, ये सब जो आपकी वैल्यू रही कहाँ पे रही, 0 नेगेटिव पे। ठीक है, अब देखिए अब आपकी जो है स्विचिंग हो गई, आपका स्विच पॉइंट A पे लग गया। अब आपका सर्किट कुछ किस तरीके से हो जाएगा, जरा मैं उसका फिगर में यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है,
जैसे ही सर्किट आपका यहाँ पे लगेगा तो आपका क्या सर्किट हो जाएगा, ये देखिए जरा, ये हो गया, ये है, ठीक है, आपका ये वोल्टेज है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे, ये आपका इंडक्टर ऐसे आ गया और आपका ये कैपेसिटर आपका ऐसे आ गया और आपका यहाँ पे ये कितना आ गया, ये आपका आ गया है 18 वोल्ट, ठीक है। तो आपका स्विचिंग के बाद आपका सर्किट जो है 2 ओम, 4 ओम, ये L, ये 2C और ये C, इस तरीके से जो आपका सर्किट आ जाए। अगर आपको करंट कहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे जो है आपको IT की वैल्यू निकालनी है एट t इज इक्वल टू किस पे, 0 जस्ट प्लस पे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कौन सा केस बन रहा है, मेमोरी वाला केस बन रहा है, ठीक है। तो जब आपका कैपेसिटर का क्रॉस मेमोरी होती है तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे क्या करते हैं आप उसे, g इज इक्वल टू 0 प्लस पे आप उसे जो है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, उसकी वैल्यू जो उसके अक्रॉस वोल्टेज रहता है वैसे आप दिखा देते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस वो वोल्टेज कितना था, वो वोल्टेज आपका इस केस में आया था 4 वोल्ट। सिमिलरली इसके अक्रॉस भी क्या कर देंगे आप, सिमिलरली हाँ जी सर मैं इसके अक्रॉस भी जो है एक वोल्टेज सोर्स से दिखा दूंगा। वो वोल्टेज सोर्स कितने वोल्ट का आएगा, वो वोल्टेज सोर्स जो है आपका 8 वोल्ट का आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको आई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो कैसे हो जाएगा, देखिए पहली चीज यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 4 ओम है, तो यहाँ आपको पता चल गया यहाँ पे आपकी 1 एम्पीयर की करंट फ्लो होगी। चलिए सर हाँ ये तो मुझे पता चल गया, तो मैंने कहा मेरी करंट यहाँ से I+1 आई, ठीक है, I+1 करंट मैंने मानी, 1 यहाँ चली गई तो I मेरी करंट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 प्लस में मेरा ये सर्किट बन गया है, तो अब जो मैं ये सरदर्दी तो मेरे को लेनी नहीं है, t इक्वल टू 0 प्लस में मैंने सर्किट बना दिया, जो मेरी I की वैल्यू होगी वही t इक्वल टू 0 प्लस पे होगी। अब ये चीज़ मुझे समझ आ गई, तो मैंने क्या करा, मैंने जो है इस बाहर वाले लूप में मैंने अपना KVL लगा दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन मैंने दे दी सारी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा +18 -2 इंटू I+1 मेरा हो गया है और -4 -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए ये मेरा हो गया है 12, तो 6 इज इक्वल टू 2I+1, तो आप यहाँ से इसे सॉल्व कर लोगे तो I+1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो I+1 इज इक्वल टू 3, तो आपके I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू आ गई आपके 2 एम्पियर, ठीक है। तो आपको IT पूछा है एट t ग्रेटर देन 0 प्लस पे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका IT एट t ग्रेटर देन 0 प्लस पे उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक अप्रोच रहती है। आपको सर्किट बनाना अगर आ रहा है, इनिशियल कंडीशन समझ में आ रही है, तो आप जो है आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर वहां से जो है आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होने वाली है, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे अगर आपको फील अब ट्रांजिएंट का थोड़ा सा फील अब आपको आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम और है, ये प्रॉब्लम जो है प्रीवियस एग्जाम की है और पिटकुल के एई में भी ये प्रॉब्लम आई हुई है और एसएससी जेई की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि द स्विच इज क्लोज्ड एट पॉइंट ए फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। पॉइंट ए पे ये स्विच लॉन्ग टाइम से लगा हुआ है और एट t इज इक्वल टू 0 पे आपने इस सर्किट को, इस स्विच को ओपन कर दिया है। तो आपको जो है क्या बताना है, Vx की वैल्यू बतानी है एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज क्वेश्चन से जब आपको समझ में ये आई, जब आपका ये स्विच A पे रहा होगा और लॉन्ग टाइम से है, तो एट पॉइंट A पे इस पे जो है क्या आ गई होगी, सर्किट में स्टडी स्टेट आ गई होगी। स्टडी स्टेट अगर आती है तो आपका इंडक्टर क्या हो जाएगा, आपका इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर मैं उस स्टडी स्टेट का ग्राफ वो बनाने की कोशिश करूं, आपका फिगर, तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका 2.5 एम्पियर है, ये आपका जो है 20 ओम है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये आपका जो है इंडक्टर यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट और ये रेजिस्टेंस उसके यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है।
तो करंट तो आपका क्या करेगी, लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगी। तो आप देखेंगे इसका होना ना होना कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि करंट सारी की सारी आपकी यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो करंट हो जाएगी IL, जिसे मैं कहूँगा जीरो नेगेटिव। ठीक है, तो आपकी IL जीरो नेगेटिव क्या हो जाएगी, आप यहाँ से देखेंगे तो आपकी IL जीरो नेगेटिव हो गई है आपकी कितनी, वो हो गई आपकी 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब आपको ये भी पता है इंडक्टर करंट का सडन चेंज अलाउ नहीं करता है, तो उसे आप IL जीरो पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्विचिंग की। जैसे ही स्विच आपने ओपन किया t इक्वल टू जीरो पे, तो t इक्वल टू जीरो प्लस पे मुझे सर्किट का वो बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अब वो केस ध्यान करिए जहां पे आपको बताया हुआ है कि आपका अगर कोई इंडक्टर है, ठीक है, आपका अगर कोई इंडक्टर है और उसमें कुछ मेमोरी है, ठीक है, आपका कोई इंडक्टर है उसमें मेमोरी है, तो आप उसे कैसे दिखाते हैं, करंट ऐसे जा रही है तो आप जो है उस पोलरिटी में करंट की डायरेक्शन दे देते हैं, और वो करंट की वैल्यू कितनी है, वो आपकी इस केस में 2.5 एम्पियर आ गई है। ठीक है, और इसके पैरेलल में ही आपका जो है ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, 20 ओम का रेजिस्टेंस ये इसके पैरेलल में कनेक्टेड है, और प्लस माइनस Vx उसने आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ है। ठीक है, सॉरी, उसने जो है पोलरिटी दी हुई है पहले से ही Vx की, उसने ये कहा है ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, और आपका सर्किट कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा, ये और ये। ठीक है, ऐसा आपका सर्किट होगा, और ये होगा कुछ ऐसा सर्किट होगा। ये खुल गया है तो ओपन सर्किट हो गया, तो ऐसा कुछ सर्किट है। अब देखिए आपकी जो सारी की सारी करंट है 2.5 एम्पियर यहाँ नीचे चली जाएगी, इसके अक्रॉस तो जाएगी, यहाँ तो जाएगी सारी की सारी करंट, क्योंकि क्लोज पाथ इसको यही मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अगर करंट ऐसे जा रही है तो उस वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, उसे मैं अगर V1 कह रहा हूँ तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 इंटू 20, 2.5 इंटू 20 बोले तो आपका 50 वोल्ट आ गई है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में Vx पूछा हुआ है, और कैसे पूछा हुआ है, अगर आप देखें आपका V1 ऐसा है, आपसे पूछा हुआ है Vx, उसकी पोलरिटी ऐसी है, तो क्या हो जाएगा, वो उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आपके Vx की वैल्यू कितनी आ गई, आपके Vx की वैल्यू आ गई है -50 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल हमने बेसिक अप्रोच से फॉलो करा। पहले जो है स्टडी स्टेट की कंडीशंस निकाली, फिर उसके बाद t इक्वल टू जीरो प्लस पे इसका मॉडल बनाया और हमने इस तरीका का क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो इस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे। अब जो नेक्स्ट जो ट्रांजिएंट की क्लास होगी वहाँ पे भी जो हम जो है कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ वेव फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी।